लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मोटिवेशन का मीनिंग कंप्लीट किया था और कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट किए थे। ठीक है, आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उसको रिवाइज करना है। चलिए बता देती हूँ। हमने पढ़ा था अभिप्रेरणा की विशेषताएं और अभिप्रेरणा का अर्थ। अभिप्रेरणा होता क्या है? अभी जो भी निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। ये हम लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आगे आप हम आज देखते हैं अभिप्रेरणा की परिभाषा। देखिए, अलग अलग परिभाषित कर देते हैं। तो अभिप्रेरणा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। कुंटोज और डोनेल क्या बोलते हैं कि क्या होती है अभिप्रेरणा? लोगों को इच्छित तरीके से कार्य कराने के लिए प्रोत्साहित करना ही क्या है? अभिप्रेरणा। लोगों को इच्छित तरीके से कार्य कराने के लिए प्रोत्साहित करना ही क्या है? अभिप्रेरणा। मैंने आपको बताया था अभिप्रेरणा क्या होती है। प्रोत्साहित करने के लिए क्या करते हैं उसे? मैंने आपको तकनीकें भी बताई थी। तो वही बात है, लोगों को इच्छित तरीके से, मतलब जैसी उनकी इच्छा है उस तरीके से काम कराने के लिए क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। कि मतलब जैसे उनकी इच्छा है वैसे वो काम करे, इसके लिए किसने कहा? ये कुंटज और डोनेल के अनुसार। याद हो गई? कुंटज और डोनेल के अनुसार के लिए क्या करते हैं? लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। याद हो गई? लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने। क्लियर हुआ? तो कुंटज और डोनेल की परिभाषा याद हो गई। परिभाषा लिखते टाइम बेटा वर्ड्स को हमेशा ध्यान रखना है। कभी भी जैसा भी लिखी गई है परिभाषा सेम टू सेम वैसी होनी चाहिए। परिभाषा ऑलवेज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होनी चाहिए। ओके, क्लियर हुआ? एक परिभाषा याद की हमने। किसकी बात कर रहे हो? विलियम जी स्टॉक के अनुसार। इन्होंने भी बहुत इजी सी सिंपल सी परिभाषा दी है। अभिप्रेरणा का तात्पर्य है कि अभिप्रेरणा क्या है? लोगों को इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करने। अगर सिर्फ उसने ये बोल दिया हमें, भाई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि अभिप्रेरणा को परिभाषित कीजिए, तो हमारी मन से बनाई हुई परिभाषा अभिप्रेरणा होता है। दूसरी बात हमने करी विलियम जी स्टॉक के अनुसार ना, अभिप्रेरणा से तात्पर्य लोगों को। किसको? लोगों को। क्योंकि आपको पता है अभिप्रेरित कौन होता है? अभिप्रेरित लोग ही होते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अभिप्रेरणा केवल मानवीय संसाधनों को अभिप्रेरित करती है, कभी भी किसी पूंजीगत साधन को या फिर किसी और सकता है। तो इसने यही बात कही, अभिप्रेरणा का तात्पर्य लोगों को इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित करने की क्या है? प्रक्रिया। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? किसकी परिभाषा है? कुंटज और डोनेल की हो गई, हमारी विलियम जी स्कॉट की हो गई। ठीक है, विलियम जी स्कॉट ने क्या कहा? याद हो गया? ये दो परिभाषा हमें याद करनी है। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं अभिप्रेरणा का महत्व। देखिए हम उसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए अभिप्रेरणा का महत्व। हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे लक्ष्य निर्धारित हैं उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारे लक्ष्य को प्राप्त कौन करने में सहायता करेगा? जो भी संस्था है, जो भी फर्म है, उसके लक्ष्य क्या करना पड़ेगा? आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो जब व्यक्ति संतुष्ट होगा, जब व्यक्ति क्या होगा? संतुष्ट होगा और संतुष्ट होकर उस काम को करेगा, तो उससे क्या होगा? वो अपने निर्धारित लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। समझ आएगा किस चीज की संतुष्टि जरूरी है? कि वो जो काम कर रहा है उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करे। व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद वो क्या होगा? संतुष्ट हो जाएगा। जब वो संतुष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? कि वो इजीली अपने काम पर ध्यान दे सकता है। और जब अपने काम पर अच्छे से ध्यान देगा तो क्या होगा? हमारे
लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकताओं की संतुष्टि के बाद क्या करेगा, व्यक्ति की आवश्यकताओं की संतुष्टि के बाद वह फर्म के लक्ष्यों को प्राप्त करने उसे अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छा माहौल मिल रहा है, तो वो काम करेगा, और जब वो काम करेगा तो उससे लक्ष्य किसका प्राप्त होगा, संस्था का। जो भी उसकी संस्था है, जो भी उसकी फर्म है, उसको लक्ष्य प्राप्त करने में कौन हेल्प कर रहा है, कौन हेल्प कर रहा है, इसका ह्यूमन पावर। ह्यूमन पावर के लिए क्या चाहिए, मोटिवेशन। ओके, तो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करने में सहायक फोकस समझ आ गया कि जो भी संस्था के निर्धारित लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में कौन सहायता करता है, मोटिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि। देखिए बिल्कुल इजी सा पॉइंट है, कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि। कार्य संतुष्टि आपको मैंने पहले भी बताया था कि अभिप्रेरित व्यक्ति अपनी कार्य संतुष्टि में क्या होता है, अभिप्रेरित व्यक्ति क्या करेगा, अपनी कार्य में क्या होगा, संतुष्ट होगा, और जब संतुष्ट होगा तो उससे क्या होगा, हमारी जो संस्था है उसे क्या होगा, लाभ होगा। समझ आएगा? तो क्या है कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि। कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि किसके माध्यम से कर सकते हैं अपन, अभिप्रेरणा के माध्यम से, क्योंकि कर्मचारियों को उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद उसे क्या होती है, संतुष्टि प्राप्त होती है, और संतुष्टि के बाद क्या होगा कि वो अपने कार्य को ठीक व आसान तरीके से कर पाएगा। नेक्स्ट, अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण। देखिए कोई भी व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसे क्या चाहिए, आपसी संबंध अच्छे होने चाहिए। मान लीजिए कि आप क्लास में 50 स्टूडेंट हैं और 50 स्टूडेंट के आपस में बनती नहीं है, वो एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, तो क्या आप अच्छे से पढ़ पाओगे, इम्पॉसिबल है ना, कैसे पढ़ोगे आप उस चीज को। तो वैसे ही बात है कि जब भी किसी संस्था में कोई काम करता है तो उसके लिए क्या चाहिए, आपसी तालमेल अच्छा होना चाहिए। जब आपसी तालमेल अच्छा होता है, जब आपसी संबंध अच्छे होते हैं तो क्या होता है, कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। जब एक दूसरे से व्यक्ति कोऑर्डिनेट करके चलता है तो कोऑर्डिनेट करके चलेगा तो क्या होगा, आपस में एक दूसरे से तालमेल बिठा के वो अच्छे से काम को करेगा। तो इसमें किसकी आवश्यकता होती है, अभिप्रेरणा की। अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण, क्या लिखेंगे इसमें कि फर्म में जितने भी कर्मचारी हैं, ह्यूमन पावर है हमारी, उसमें आपसी तालमेल अच्छा होने के कारण, क्या होने के कारण, आपसी तालमेल अच्छा होने के कारण क्या होता है, उनमें श्रम संबंध अच्छे बनते हैं, जिससे वो किसी भी कार्य को, निर्धारित लक्ष्यों को आसानी से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब जहां पर कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई विवाद नहीं होगा, तो व्यक्ति अपने काम में ध्यान देगा, और जब व्यक्ति काम में ध्यान देगा तो उससे क्या कर सकता है, वो इजीली अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। समझ आया बेटा? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कर्मचारी अनुपस्थिति एवं आवर्तन में कमी। देखिए अगर आपको किसी भी कार्य में संतुष्टि मिलती है, आपको किसी काम को करने में मजा आता है, तो आप वहां अनुपस्थित थोड़ी रहेंगे, आप सोचेंगे कि जल्दी जाना है मुझे। अब जैसे अपन स्कूल की बात करते हैं, स्कूल में हम आपको लेक्चर देते हैं और बिल्कुल बोर करते हैं और आपकी पिटाई लगाते हैं, और मतलब आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज में। क्लास में जाना है और मुझे ये टॉपिक आज क्लियर करना है, तो आप कभी भी अनुपस्थित रहने की नहीं सोचेंगे। तो सेम टू सेम प्रोसेस, मैंने आपको बताया ना, मोटिवेशन ऐसा टॉपिक है जो फुल्ली हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड होता है, हमें समझने में बहुत आसानी होती है। सेम टू सेम देखो, ये टॉपिक कर्मचारी अनुपस्थिति एवं आवर्तन में कमी। देखिए अगर कोई व्यक्ति अगर खुश है तो खुश होगा तो वो जॉब क्यों छोड़ेगा, क्योंकि वो भी नहीं चाहता है कि बार बार मैं जॉब चेंज करूं। अगर उसे वैसी परिस्थिति नहीं मिल रही है तो वो क्या करेगा, चेंज करेगा, मतलब आवर्तन होगा। आवर्तन मतलब इस साल दूसरा कर्मचारी, अगले साल दूसरा कर्मचारी। जब आवर्तन होता है तो उससे सबसे बड़ा नुकसान होता है संस्था को। बोलिए क्यों? देखिए कैसे, देखिए जब अगर एक व्यक्ति आज जॉब छोड़ के जाता है और दूसरा व्यक्ति आता है, तो दूसरा व्यक्ति आता है तो उसको समझने में, पूरा सिस्टम को समझने में फिर टाइम लगता है। और जब वो 1 साल काम करता है, 6 महीने काम करता है, फिर वो चला जाता है। जो ट्रेनिंग देने वाले रहते हैं, ट्रेनर्स रहते हैं, उन्हें फिर नए को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, फिर उनका टाइम वेस्ट होता है। तो इसीलिए कोई भी संस्था नहीं चाहती है कि उसके यहाँ कर्मचारियों का आवर्तन हो या फिर कर्मचारी अनुपस्थित रहे। अब अगर कर्मचारी अनुपस्थित रहते हैं तो भी संस्था को नुकसान होता है। मान लीजिए कि 20 कर्मचारी हैं, 20 में से 4 ही आ रहे हैं, 5 ही आ रहे हैं, 4 छुट्टी रख रहे हैं, 5 छुट्टी रख रहे हैं, तो उससे क्या होता है, पूरा मैनेजमेंट खराब हो जाता है। क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है, पूरे जो काम है उसे क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। जब डिवाइड कर रखा है तो अगर मान लीजिए कि एक कड़ी बीच में से गायब है, गायब दैट मीन्स कि अगर एक व्यक्ति नहीं आता है तो उसका लॉस किसका होगा, अगले वाले पे ज्यादा बर्डन पड़ेगा, और जब ज्यादा बर्डन पड़ेगा तो काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मोटिवेशन हमें क्या हेल्प करता है, मोटिवेशन हेल्प करता है कि कर्मचारी अनुपस्थित नहीं रहते और न ही आवर्तन होता है। दैट मीन्स कि आवर्तन में कमी होती है और कर्मचारी की अनुपस्थिति क्या होती है,
कम होती है। समझ आया क्या? अनुपस्थिति कब कम होगी? जब व्यक्ति पूर्ण रूप से क्या होगा? अभिप्रेरित होगा। अभिप्रेरित अगर वो होगा, अगर वो वित्तीय अभिप्रेरित भी होगा और अवित्तीय भी अगर अभिप्रेरित होता है तो व्यक्ति क्या होता है? संतुष्ट होता है। और जब व्यक्ति संतुष्ट होता है तो वो काम अच्छे से करता है। ये चीज मैंने आपको बार बार रिपीट की है कि मोटिवेशन के द्वारा ही ह्यूमन जो पावर है उससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या माना जाएगा? मोटिवेशन। क्योंकि व्यक्ति के लिए सकारात्मक सोच और सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी होना बहुत जरूरी होती है। ठीक है, तो अपन ने बात करी कर्मचारी अनुपस्थिति में आवर्तन में कमी। समझ आ गया होगा कि कर्मचारी अनुपस्थिति में आवर्तन में अभिप्रेरणा के माध्यम से क्या होती है? कमी होती है। क्यों? क्योंकि उसे अच्छा माहौल मिलता है, अपनी सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, तो वो अनुपस्थित कम रहता है और जिससे क्या होता है? आवर्तन भी कम होता है। समझ आया होगा आपको? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रबंधकीय कार्यों का आधार। बहुत ही अच्छा पॉइंट है और जिसको हमने 11th में भी काफी अच्छे से क्लियर किया था और अब फिर थोड़ा सा मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। क्या है प्रबंधकीय कार्यों का आधार? प्रबंधकीय कार्य होते कौन से हैं वो बताइए। देखिए, प्रबंधकीय कार्य कौन से होते हैं? आप सोच रहे होंगे सबको आता है। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, POED और C, ये होते हैं मोस्टली प्रबंधकीय कार्य। अब ये POEDC याद है ना? कुछ याद आया होगा? P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजेशन, A से एम्प्लॉइंग, D से डायरेक्टिंग एंड C से कंट्रोलिंग। ठीक है, अब ये क्या थे? देखिए, ये होते हैं प्रबंधकीय कार्य। थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ लास्ट ईयर का। P से था प्लानिंग। प्लानिंग मतलब योजना बनाना। कोई भी व्यक्ति होता है वो क्या बनाता है? योजना बनाता है। तो योजना बनाने के लिए उसे क्या चाहिए? सबसे पहले जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो क्या करेगा? वो प्लानिंग करेगा। उसके बाद उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करेगा, संगठन करेगा। उसके बाद उसमें एम्प्लॉइंग करेगा, जो भी बंदे हैं, जो भी ह्यूमन पावर है उसे लेके आना। उसके बाद डायरेक्टिंग और उसके बाद कंट्रोलिंग। तो हमने 5 पॉइंट 11th में अच्छे से क्लियर किए थे। तो ये क्या है? ये है प्रबंधकीय कार्यों का आधार। तो प्रबंधकीय कार्य क्या होते हैं? प्रबंधकीय कार्य जो जितने भी कार्य हैं उन सबका आधार किसे माना है? उन सबका आधार माना है अभिप्रेरणा को। बोलिए कैसे? देखिए, हमने की प्लानिंग की और उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन भी बना लिया, एम्प्लॉइज भी रख लिए। भाई जितने भी आपको एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट थी उनको दिशा निर्देश भी दे रहे हो, आप उन पर कंट्रोल भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। पर अगर उनमें मोटिवेशन नहीं है तो क्या ये सब काम कर सकते हैं? देखिए, आपकी प्लानिंग फेल, ऑर्गेनाइजेशन कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्प्लॉइंग की। एम्प्लॉय जब मोटिवेट नहीं है तो कैसे काम करेगा? नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्टिंग की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब अगर व्यक्ति काम ही नहीं करना चाहता है तो आप उसको दिशा निर्देश कितने ही दो, वो मानेगा थोड़ी। चाहे उस पर कितना ही कंट्रोल करो, नहीं मानेगा। दैट मीन्स इन सब चीजों का आधार क्या है? इन सब चीजों का आधार है मोटिवेशन। दैट मीन्स अभिप्रेरणा। पॉइंट हमने क्या पढ़ा? प्रबंधकीय कार्यों का आधार। तो इसमें क्या लिखेंगे? प्रबंधकीय कार्यों में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इन सबका आधार किसे माना गया है? अभिप्रेरणा को माना गया है। क्यों? क्योंकि अभिप्रेरणा के माध्यम से इन सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है और इन सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के साथ साथ इसे क्या कर सकते हैं? हम प्रोसेस भी कर सकते हैं और हमारे निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात, परिवर्तनों में सुविधा। अब परिवर्तन क्या होता है? देखिए, क्या होता है कि मान लीजिए एक संस्था है, उस संस्था के अंदर एक व्यक्ति काम कर रहा है, मान लीजिए कि सुपरवाइजर की पोस्ट पे, और कभी हमें ऐसी नीड पड़ेगी नहीं, इस बंदे को हम दूसरी पोस्ट पे लेके आए और दूसरे को इसकी पोस्ट पे लेके आए, तो क्या होता है कि व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि नहीं, मेरे साथ ऐसा गलत कर दिया और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परिवर्तन से सबको दिक्कत होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि बस इतना जहां मैं हूं ना वहां सेटल हो, मेरी प्रोग्रेस होनी चाहिए पर मैं नीचे नहीं आना चाहिए और मुझे कोई चेंज नहीं, जो मुझे आता है ना उसी में मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं कुछ नया क्यों सीखूं क्योंकि मुझे तो सब आता है। ये मेंटेलिटी होती है। इस मेंटेलिटी को चेंज कैसे करें? इस मेंटेलिटी को चेंज किया जा सकता है मोटिवेशन से। ठीक है, अभी मान लीजिए आप बोलो कि नहीं बस ठीक है मैडम, हमें तो इतना ही पढ़ाओ। अगर मैं आपको मोटिवेट करूं कि नहीं बेटा, अगर इससे अच्छा डीप में पढ़ेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, हम अच्छे से लिख सकते, तो आप एग्री होगे। और अगर मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊं कि नहीं बेटा बस आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा, तो आप बोलोगे इतना काफी नहीं पढ़ूंगा। दैट मीन्स आप परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं और मुझे अगर आप में कुछ चेंज लाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको मोटिवेट, और मोटिवेट करने के लिए उसका कोई क्या होना चाहिए? रीजन होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो परिवर्तनों में सुविधा, परिवर्तन में सुविधा किससे होती है? अभिप्रेरणा। क्या लिखेंगे इसमें? अभिप्रेरणा के माध्यम से परिवर्तनों को आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि परिवर्तन से हर व्यक्ति को क्या होती है? समस्या होती है, और उस समस्या को किसके माध्यम से सुलझा सकते हो आप?
मोटिवेशन के माध्यम से आप सुलझा सकते हैं। क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट बात, समूह भावना का विकास। बिल्कुल इजी सा पॉइंट है, पॉइंट से ही समझ आ रहा है। समूह भावना का विकास। समूह भावना क्या होती है? ग्रुप में काम करना। एक तो व्यक्ति होता है, होती है, उसको चेंज आप किससे कर सकते हो? समूह भावना का विकास अभिप्रेरणा के माध्यम से होता है, क्योंकि अभिप्रेरणा ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति क्या होगा कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई सब लोग ग्रुप में डिस्कस करके पढ़ा करो, तो जिससे क्या होगा कि आप अपना जो पॉइंट्स है वो और अच्छे क्लियर होते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? आपने समूह भावना का विकास हो रहा है। नहीं तो हमें एक चीज होती है कि नहीं मैं पढ़ूंगा, इसको क्यों बताऊं? तो वो चीजें हमारे से डेवलप करनी है इस मेंटलिटी, तो वो क्या होगा? मोटिवेट करना होगा। तो अभिप्रेरणा के माध्यम से क्या होता है? समूह भावना का विकास होता है। क्लियर हुआ कि अभिप्रेरणा के माध्यम से व्यक्ति को समूह में कार्य करने की क्या होती है? आदत बनाई जा सकती है। उसमें इस सोच का विकास किया जा सकता है कि हमें समूह में कार्य करने से ज्यादा अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। क्लियर हुआ? तो समूह भावना का विकास कैसे होता है ये भी आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट, संस्था की ख्याति में वृद्धि। बहुत ही अच्छी बात है कि संस्था का जहां काम कर रहा है व्यक्ति, उसकी ख्याति नाम आपने अकाउंट्स में काफी बार सुना होगा और पढ़ा भी होगा 11th में भी। गुडविल क्या होती है? अकाउंट्स का पॉइंट है, इतना ज्यादा मुझे उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। गुडविल क्या होती है? देखिए, ख्याति जब भी कोई संस्था है, जब कोई संस्था काम कर रही है, तो वो अगर अच्छा काम करेगी तो उसका मार्केट में नाम होता है। मार्केट में नाम होगा, दैट मीन्स उसकी गुडविल बनती जा रही है। अब अगर मान लो कि अपन शूज लेके आते हैं, तो शूज हम लेंगे तो किसके लेंगे? वुडलैंड के शूज। क्या है? वुडलैंड की गुडविल है ना, जब हम उसको इतना पैसा देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोई आप ड्रेस लेने जाते हो तो पुमा है और जो भी आपके ब्रांड्स चलते हैं, तो वो ब्रांड क्या है? कोई जानता थोड़ी था, क्योंकि उसने क्वालिटी अच्छी दी, और क्वालिटी अच्छी दी तो क्या होगी? उसकी गुडविल बन गई। तो संस्था की ख्याति में वृद्धि। अब आप बोलोगे संस्था की ख्याति में वृद्धि मोटिवेशन से कैसे होती है? बिल्कुल होगी बेटा। देखिए, जब व्यक्ति अच्छे से काम करेगा, जितने भी संसाधन उनका सबका अच्छे से उपयोग होगा, जो भी व्यक्ति अपना 100% देके काम करेगा, तो उससे क्या होगा कि अच्छी क्वालिटी बनेगी तो लोगों का नाम होगा। तो दैट मीन्स कि संस्था की ख्याति में वृद्धि भी किसके आधार पर होती है? मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के आधार पर की जा सकती है। ठीक है क्या? नेक्स्ट, मनोबल में वृद्धि। ये टॉपिक हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि मनोबल में वृद्धि कैसे होती है? मनोबल में वृद्धि का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति, उसके पास सारी पॉजिटिविटी है, उसे अच्छे संसाधन मिल रहे हैं, अच्छा माहौल मिल रहा है, अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छा वातावरण मिल रहा है, तो ऑब्वियस है कि जब उसकी आवश्यकताएं पूरी हो रही है तो वो मनोबल में उसकी वृद्धि होनी है। समझ आया कि मनोबल में वृद्धि, जब व्यक्ति संतुष्ट होता है, उसकी आवश्यकताओं की पूरी पूर्ति होती है, तो क्या करता है? वो मनोबल में उसकी वृद्धि हो जाती है। लास्ट पॉइंट, संसाधनों का सदुपयोग। बिल्कुल इजी सा पॉइंट है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। संसाधनों का सदुपयोग। देखिए, संसाधन कौन से होते हैं? संसाधन अभी हमने बात करी POEDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इसमें जो संसाधन, अब आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाया, संगठन बनाया, तो इसमें मशीनरीज नहीं लगेगी क्या? गुड्स भी लगेगा, मशीनरीज भी लगेंगी। तो ये सारे जितने भी संसाधन है, अब मान लीजिए कि आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, अगर व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं है तो वो काम ही नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा तो इस संसाधन का काम ही क्या है? समझ आएगा बेटा? तो संसाधनों का उपयोग कैसे करेगा? तो संसाधनों का क्या होगा? सदुपयोग होगा। अगर व्यक्ति अभिप्रेरित होगा, क्योंकि वो कोई भी नुकसान नहीं करना चाहेगा, वो अपने बिल्कुल मन लगा के काम करेगा, तो जितने भी संसाधन है उसका क्या होगा? उपयोग होगा। ठीक है, तो आज वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? अभिप्रेरणा का अर्थ पढ़ा था, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषताएं क्या थी, उसके 9-10 पॉइंट थे, उसके थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं। आज हमने डिस्कस किया अभिप्रेरणा की परिभाषाएं में 2 परिभाषाएं क्लियर की है, एक तो कुंटल्स और डोनेल की है, और एक विलियम जी स्कॉट की है। ठीक है, दोनों परिभाषाएं आपको समझ आ गई होगी। और एक बार रिवाइज कर लेना बेटा, जितना भी क्लास में पढ़ाया जाता है प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज कर लिया करो। जो नोट्स है उसको होमवर्क किया करो, क्योंकि आप सोचोगे कि मैं लास्ट में करूंगा तो फिर वही बर्डन आ जाएगा, और बर्डन आ जाएगा तब कुछ नहीं होगा। ठीक है, लॉकडाउन में आपने बहुत एंजॉय किया है, वो उस एंजॉय को थोड़ा सा फिर से स्टडी पे ध्यान दो, और जितना भी आपको क्लास में चाहे कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ाया जाए, उसको पर डे ऐसा बना लो, क्योंकि देखो ज्यादा तो आपको पढ़ा नहीं रहे, क्लास में तो आपको 2-2 घंटे पढ़ाते थे, पर यहाँ पे आपको जितना भी वर्क दिया जाता है उसको बिल्कुल ऐसा सोचो कि आज जितना पढ़ाया ना उतना मुझे क्लियर करना ही है। इसके जो भी आपको PDF अवेलेबल करवा रहे हैं उसके नोट्स बनाओ,
और नोट्स बनाने के साथ साथ उसको हैंड टू हैंड रिवाइज करो। अब जैसे मैंने जो कल पढ़ाया था आपको आज रिवाइज करा दिया, और आज जो पढ़ाया वो हम कल फिर रिवाइज कर लेंगे तो रिवीजन होता जाएगा। वैसे ही आपको खुद को भी सेल्फ इस पे देना है, ठीक है। ये दोनों परिभाषाएं पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ा इसके इंपॉर्टेंस, बिल्कुल इजी है। इंपॉर्टेंस जो थे वो पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर है। एक बार छोटा सा पढ़ के बता देती हूँ। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, जो हमारे लक्ष्य उनको प्राप्त करने में सहायता करता है। और मोटिवेशन, कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि, मतलब जो व्यक्ति की संतुष्टि है उसमें क्या होती है, अभिवृद्धि होती है। क्यों होगी अभिवृद्धि, क्योंकि व्यक्ति क्या है, संतुष्ट है। नेक्स्ट, अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण, अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण होता है क्योंकि आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। कर्मचारी अनुपस्थिति और आवर्तन में कमी, क्योंकि व्यक्ति संतुष्ट होगा तो आवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रबंधकीय कार्यों का आधार, प्रबंधकीय कार्यों का आधार किसे माना जाता है, अभिप्रेरणा को। ये मैंने आपको समझाया, पीओईडीसी वाली बात। परिवर्तन में सुविधा, परिवर्तन आसानी से किए जा सकते हैं क्योंकि व्यक्ति अगर मोटिवेट होगा तो। समूह भावना का विकास, समूह भावना मतलब लोग आपस में ग्रुप में डिस्कस करके काम करेंगे तो व्यक्ति का काम अच्छा होगा। संस्था की ख्याति में वृद्धि, जब सब कुछ पॉजिटिव है तो संस्था तो वैसे ही पॉजिटिव होनी है, गुडविल तो वैसे ही बढ़नी है, इतना तो हम ऐसे जनरल नॉलेज की बात है। मनोबल में वृद्धि, जब सब कुछ पॉजिटिव है तो व्यक्ति का मनोबल भी बढ़ना है। नेक्स्ट, संसाधनों का सदुपयोग, जब सब कुछ अच्छा है तो हमारी संस्था में जितने भी संसाधन है उसका कोई भी दुरुपयोग नहीं करेगा, ना तो समय का ना किसी संसाधन का। ठीक है, आज की क्लास समझ आई। नेक्स्ट मिलते हैं, थैंक यू।